हेलो गाइस, अभियांत्रा के ई लर्निंग पोर्टल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि अगर हमारा जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो अगर उसका बढ़ता जाए फ्रैक्चर से पहले, तो वो जो प्रॉपर्टी शो करता है, वो जो मटेरियल, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो फ्रैक्चर से पहले, तो वो आपका डक्टिलिटी मटेरियल कहलाता है। मतलब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मतलब सीखने को मिला, अगर हमारा हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, बिफोर फ्रैक्चर, सो हमारा मटेरियल हाई डक्टाइल होगा। ठीक है, और अगर लो होता है, लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, बिफोर फ्रैक्चर, तो हमारा लो डक्टाइल होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने कोई भी लोड हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ठीक है। ये तो हो गया डक्टिलिटी की बात। नेक्स्ट अब हमारा आता है ब्रिटलनेस। तो जो आपका लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है बिफोर फ्रैक्चर, वो हमारा ब्रिटलनेस होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होती है, नोट करने वाली बात ये है कि ये जो मटेरियल होते हैं, ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो फेल कर जाते हैं बिना किसी इंडिकेशन के। ठीक है, बिना किसी इंडिकेशन के ये जो मटेरियल होते हैं ये फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा फ्रैक्चर से पहले, वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं, और जिनका लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा फ्रैक्चर से पहले, वो हमारे डक्टिलिटी मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है? मेलिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue of which a material undergoes large reduction in cross section area under action of compressive force। मतलब अगर हमने कभी compressive force लगाया, अपना अप्लाई किया, ठीक है, तो जो मटेरियल है उसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, यानी लार्ज रिडक्शन होता है, डिक्रीज हो जाता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम मेलिबिलिटी कहते हैं। मतलब ऐसे जो मटेरियल होते हैं वो मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एल्युमिनियम। आपने एल्युमिनियम की फॉइल शीट देखी है, राइट? तो उसमें क्या होता है? लार्ज रिडक्शन होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के अंदर, और हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है कि जो मटेरियल होता है, जो डक्टाइल मटेरियल है, वो मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। बट इफ अ मटेरियल इज मेलेबल देन इट मे और मे नॉट बी पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है जो मटेरियल, वो डक्टाइल भी हो, बट हर एक डक्टाइल जो मटेरियल होता है वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। ये दो चीज़ें आपको नोट करने वाली हैं, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नोट्स हैं वो साथ के साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं परसेंट ऑफ इलोंगेशन की, परसेंट ऑफ इलोंगेशन, कितना जो मटेरियल, मतलब जो भी आपका बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो कितना इलोंग हुआ है, यानी उसमें कितना चेंज आया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल लेंथ जो बाद में आई हुई है आपके डिफॉर्मेशन के बाद, माइनस इनिशियल लेंथ
अपॉन जो आपकी इनिशियल लेंथ होती है वो होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर जो आपकी इलोंगेशन जो परसेंटेज है, इलोंगेशन जो परसेंट है वो आपका लेस देन 5% रहे, क्या रहे, लेस देन 5%, तो उन मटेरियल को हम बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल। तो उस मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर जो परसेंट ऑफ इलोंगेशन है वो 5% टू 15% के बीच में रहती है, तो वो जो मटेरियल होते हैं वो इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 15% चली जाती है तो वो मटेरियल कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब ड्रॉ करने की बात आई तो एक टेस्ट कंडक्ट हुआ। कहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हुआ, एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर। ठीक है, एक मटेरियल लिया गया कुछ इस शेप का, इस शेप को हम बोलेंगे डम्बल शेप स्पेसिमेन और डॉग बोन स्पेसिमेन, उसी तरीके से है ये। ठीक है, कुछ इसी तरीके से होता है, या तो डम्बल 5 kg वाला या कैसा भी, या फिर डॉग बोन स्पेसिमेन। ठीक है, अब इसको टेस्ट किया गया एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर। कैसे टेस्ट किया गया, जो लोड है वो ग्रेजुअली, इस मटेरियल के अंदर जो लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी चाहिए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की। वो क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड। ठीक है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक और डेफिनेशन देता है, स्ट्रेस बेस्ड ऑन इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। मतलब अभी हमने लोड, बिना लोड अप्लाई करे हुए उस स्ट्रेस को देखा, यानी वो जो स्पेसिमेन ऑफर कर रहा था। ठीक है, तो वो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहलाता है, बिना लोड अप्लाई करे हुए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है, फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा अब मैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स को भी हमें डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया हुआ है हमने, तो थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। ये जो पोजीशन है ये 0,0 की है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो O, मैंने मान लिया इस पॉइंट को O, सो हम देखेंगे O to A। तो जो O to है कि फ्रॉम, अगर हम बात करें फ्रॉम O to A कर्व फॉलोज हुक्स लॉ। ठीक है, यानी O to A में आपका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो A आपका क्या हो जाएगा, A जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट A, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
ठीक है, अब हमने ये देखा, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पर बी पॉइंट, मतलब हमने एक मटेरियल को उस पर टेंसाइल स्ट्रेस उसमें जनरेट हुआ, मतलब कोई सा भी स्ट्रेस जनरेट हुआ उसको अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी ओ से ए पॉइंट तक तो वो अपनी रीगेन पोजीशन कर लेता है। फिर और हमने फोर्स लगाया तो हमने एक पॉइंट पाया बी पॉइंट, जहाँ से वो मटेरियल है वो अपनी पोजीशन, यानी क्या कहते हैं, अगर हम इलास्टिक मटेरियल की बात कर रहे थे, इलास्टिक मटेरियल क्या होता है कि वो अपनी रीगे उसमें लोड लगाने के बाद भी जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो वैनिश हो जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो बी पॉइंट तक क्या हुआ कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो बी हमारा जो पॉइंट कहलाता है वो एक तरीके से कहलाता है इलास्टिक लिमिट। ये आपकी एक तरीके से इलास्टिक लिमिट है। यहाँ तक अगर आप अपने मटेरियल को ले जाते हैं, उस मटेरियल की, हर एक मटेरियल की एक अलग इलास्टिक लिमिट होती है, तो उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट, जैसे हम माइल्ड स्टील डिस्कस करें तो माइल्ड स्टील को हम बी पॉइंट तक ले गए तो वो अपनी पोजीशन में, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेता है। सो सी जो पॉइंट होता है वो आपका लोअर, सॉरी, सी इज़ अपर यील्ड पॉइंट एंड डी इज़ लोअर यील्ड पॉइंट। तो होता क्या है यहाँ पर कि आप यहाँ सी से आप देख रहे हो कि आप स्ट्रेस कम हो रहा है आपका, यानी आपका लोड थोड़ा आपने कम अप्लाई कर रहे हो, तो उस पॉइंट में क्या होता है, डिफॉर्मेशन आपका कंटिन्यू है, ठीक है। जब आप डी पॉइंट देखते हो तो डी से आपका क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन भी आपका कंटिन्यूस जा रहा है और स्ट्रेस भी आपका हल्का हल्का बढ़ रहा है ना। तो डी से ई पॉइंट जो हो गया, वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। सी और डी पॉइंट में कंटिन्यूस आपके क्या कहते हैं, सेम लोड के ऊपर डिफॉर्मेशन आपका क्या कहते हैं बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन डी से ई पॉइंट में आपका लोड भी बढ़ रहा होता है, यानी आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो भी बढ़ रहा है, कि वो भी लोड को मतलब एक तरीके से एंटी लोड का काम करने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ से जो मटेरियल है, अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ से रेजिस्टिंग फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा कि वो ब्रेक ना हो। फ्रैक्चर इज़ द मेन पॉइंट जहाँ वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो इस डी से ई पॉइंट पे वो जाके देखता है कि अपना मैक्सिमम जो एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है वो गेन करता है ई पॉइंट पे जाके, कि वो मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेस है जहाँ उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर उसका क्या कहते हैं, स्ट्रेस, अपना रेजिस्टिंग फोर्स धीरे धीरे उसका डिक्रीज हो जाता है और उसका स्ट्रेस अपना कम होता जाता है और अल्टीमेटली वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमने बात करी कि पॉइंट ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो पॉइंट सी आता है। पॉइंट सी जहाँ पे आपकी, जहाँ पे जो होता है अपर यील्ड पॉइंट होता है, अपर यील्ड पॉइंट, जहाँ पे आपकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यील्डिंग का क्या मतलब हो गया। Yielding is under same load, we will getting high deformation, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी थर्ड पॉइंट पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये अपर यील्ड पॉइंट हो गया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आपका पॉइंट डी, जो कि है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा जो पॉइंट ई था, जो हमने डिस्कस किया था अभी, अल्टीमेट पॉइंट होता है पॉइंट ई, डेट इज अल्टीमेट पॉइंट, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। और लास्टली जो हमारा पॉइंट 6 हो गया,
वो कौन सा हो गया, पॉइंट एफ, दैट इज फ्रैक्चर। ठीक है, ये हमने इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कशन किया इसके ऊपर। अब हमें देखना पड़ेगा जो ईल्ड यानी अपर ईल्ड पॉइंट और लोअर ईल्ड पॉइंट, तो यहाँ से ये जो रीजन है यहाँ से एक डेफिनेशन अराइज होती है ईल्ड स्ट्रेस। क्या होता है, ईल्ड स्ट्रेस। तो ये हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो ईल्ड स्ट्रेस में हमें दो चीज़ें मिली। क्या मिली, पहली चीज़ अपर ईल्ड स्ट्रेस जो अपर वाले पॉइंट पे होता है, पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो अपर ईल्ड स्ट्रेस हो जाएगा, और जो लोअर वाले एंड पे यानी लोअर पॉइंट पे स्ट्रेस लग रहा होता है उसको हम लोअर ईल्ड स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं अब ये डायग्राम। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका प्रूफ स्ट्रेस का। प्रूफ स्ट्रेस में क्या होता है, हम एक ऑफसेट वैल्यू लेके चलते हैं 0.02 की, जैसे कि यहाँ पे ले रखी है, डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया। इसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये ऑफसेट पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पे आपको जो स्ट्रेस मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा और ई यानी सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में होता है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व। तो एक ऑफसेट वैल्यू हम पहले से लेके चलते हैं, डेट इज 0.002 जो कि डिफॉर्मेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रूफ स्ट्रेस। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, अगर आपने अभी पढ़ा था ब्रिटल मटेरियल के बारे में कि वहाँ पर आपको विदाउट इंडिकेशन फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो ये ए पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट आपकी इलास्टिक लिमिट हो गया, सी पॉइंट आपका, मैं लिमिट पॉइंट्स के बारे में लिख देता हूँ। ए पॉइंट क्या हो गया आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, बी पॉइंट हो गया आपका इलास्टिक लिमिट, सी पॉइंट हो जाएगा आपका अल्टीमेट पॉइंट। तो यहां पे यील्डिंग नहीं होती। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट, एंड आपका डी जो है फ्रैक्चर। ठीक है, अब आप देख रहे हो एक नोट कि डक्टाइल गिव्स इंडिकेशन बिफोर फेलियर। ठीक है, यानी डक्टाइल आपको इंडिकेशन देता है, यील्डिंग होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ब्रिटल मटेरियल फेल सडनली विदाउट एनी इंडिकेशन। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस है ब्रिटल मटेरियल का वो ग्रेटर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 2, यानी इसमें हमारे पास कुछ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रही है आपको, टफनेस। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसमें क्या होता है, मटेरियल जो करता है एब्जॉर्व करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की। ठीक है, तो जो मटेरियल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व कर सकता है बिफोर फ्रैक्चर, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, बिफोर फ्रैक्चर। ठीक है, यानी फ्रैक्चर से पहले, तो वो आपका जो मटेरियल है वो टफनेस प्रॉपर्टी दिखाता है। तो अगर मैंने एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ कि टफनेस ऑफ ग्लास इज ऑलवेज लेस देन टफनेस ऑफ वुड। दो मैंने लिए, तो वुड की ऑलवेज टफनेस क्या कहते हैं, ग्रेटर रहती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्व कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इसे ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो हमारे पास ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ है। ठीक है,
तो आप ये देख रहे हो कि मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, ठीक है, ये तो पूरा ई है, एप्सिलॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉट ई, दिस इज डी एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा इंटू डी एप्सिलॉन की, ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं किसकी, एनर्जी की। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, यही वॉल्यूम होता है। तो आपके पास निकल के आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों एक तरीके से एक ही चीज़ है। तो जो एरिया इसके अंदर हमें मिल रहा है, यानी एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू सर्टेन पॉइंट रिप्रेजेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, यानी फ्रैक्चर से पहले, तो मैंने उस पॉइंट को एक पॉइंट ले लिया, तो उससे पहले का जो एरिया हमें मिल रहा है वो क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, मतलब हमें बताने की कोशिश कर रहा है उसके टफनेस के बारे में, ठीक है। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम अप टू फ्रैक्चर तो वो क्या हो जाता है आपका, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या आती है, स्ट्रेन एनर्जी। तो वो एनर्जी की अब हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। और जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन जो हम कर रहे हैं डिफॉर्मेशन तक, यानी अगर आपने किसी भी मटेरियल के अंदर कोई भी क्या कहते हैं टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक वर्क कर रहे हो उस बॉडी के ऊपर। तो वो बॉडी क्या कर रही है, आपकी एनर्जी को स्टोर कर रही है, उस एनर्जी को स्टोर कर रही है। तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो निकल के आता है हमारे पास, वो निकल के आता है कि जो लोड अप्लाई कर रहे हो इनटू डिफॉर्मेशन इनटू हाफ, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर और जूल। तो ये आपका होता है स्ट्रेन एनर्जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आपका आती है जो प्रॉपर्टी है वो रेजिलेंस एंड प्रूफ रेजिलेंस। तो ये क्या टर्म है ये देख लेते हैं। तो जैसे कि ग्राफ में शो हो रहा है, हम पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, स्ट्रेन एनर्जी और एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ कंपोनेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट से पहले कोई पॉइंट अगर हमारे पास होता है और तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे रेजिलेंस, मतलब उस एनर्जी को हम बोलेंगे रेजिलेंस। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ है हमारे पास, ये लोड और डिफॉर्मेशन में ग्राफ ड्रॉ है। तो उससे पहले अगर हम देख रहे हैं, यानी इलास्टिक लिमिट से अगर हम पहले कोई पॉइंट देख रहे हैं, तो उस पॉइंट का जो कर्व, जो हमारा यहाँ कर्व बन रहा है, ये अंदर जो एरिया है, इसको बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी और एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरीके से प्रूफ रेजिलेंस आता है। प्रूफ रेजिलेंस क्या हो जाता है, एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट। तो ये हो जाता है इलास्टिक लिमिट तक का, सॉरी लोड और डेल एल। तो ये इलास्टिक लिमिट इज इक्वल्स टू प्रूफ रेजिलेंस हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो वही अभी हम बात कर रहे थे, ये आपका इलास्टिक लिमिट हो जाता है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ये वाला कर्व हो जाता है। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रूफ रेजिलेंस और जो रेजिलेंस था वो हमारा डायग्राम किसके बीच में बना था, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में, और प्रूफ रेजिलेंस भी थे। लेकिन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एक तरीके से आपका ये हो जाता है ई, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है ना। तो ई जो होता है उसका क्या होता है, उसका अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वो एक तरीके से मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, यानी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ऊपर जो बात हो रही है वो पर यूनिट एरिया की बात हो रही है। तो ये एक डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या हो गया, एरिया अंडर सिग्मा एंड स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट। वो क्या था, रेजिलेंस या प्रूफ रेजिलेंस क्या था, एरिया अंडर
लोड एंड डिफॉर्मेशन डायग्राम अप टू जो भी उन्होंने लिमिट बताई थी ऊपर, हमें वो देखना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टिफनेस प्रॉपर्टी है। तो स्टिफनेस क्या हो जाता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। तो स्टिफनेस एक तरीके की मटेरियल मतलब एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं दो मटेरियल का एक एग्जांपल लेके दिया है यहाँ पे, एग्जांपल जो मैंने बताया यहाँ पे क्या है कि अगर एक मटेरियल 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक दूसरा पे अप्लाई हो रहा है 200 किलो न्यूटन और दोनों में 1 mm का डिफॉर्मेशन है, तो स्टिफनेस किसकी ज़्यादा होगी? तो स्टिफनेस उसी की ज़्यादा होगी जिस पर लोड ज़्यादा लग रहा है, यानी 200 किलो न्यूटन वाली, ठीक है, क्योंकि वो उतने लोड में कम डिफॉर्मेशन हुआ और ए वाली जो बॉडी है वो हमारी कम लोड में उतनी ही डिफॉर्मेशन हो गई, यानी आपका क्राइटेरिया क्या हो गया कि बी वाले का स्टिफनेस ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब बताती है हार्डनेस की। तो हार्डनेस क्या हो गया? रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन या स्क्रैच हम कह सकते हैं। तो हार्डनेस कभी भी हमें कब पता चलता है? जब पेनिट्रेशन हमारा हो रहा हो, तो जो रेजिस्टेंस उस पेनिट्रेशन के अगेंस्ट लग रहा होता है या स्क्रैचेस के अगेंस्ट लग रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्डनेस, ठीक है। इसी तरीके से एक क्रीप होता है। क्रीप क्या होता है? ड्यू टू विच अ मटेरियल डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर अ डेड लोड और कांस्टेंट स्ट्रेस एट एलिवेटेड और कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ? अब सबसे पहली बात, एक नया टर्म निकल के आया हमारे पास, डेड लोड। डेड लोड क्या होता है? यहाँ मैंने ऊपर बताया हुआ है कि डेड लोड डू नॉट वेरी इन डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब ऐसा लोड जो टेम्परेचर चेंज होने पर वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा लोड कहलाता है डेड लोड, ठीक है। या एक तरीके से कांस्टेंट यूनिफॉर्मली लोड लग रहा हो, तो यानी कांस्टेंट स्ट्रेस के अंडर में आ जाता है, और आपका टेम्परेचर भले ही चेंज हो रहा है लेकिन वो लोड चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे मतलब ऐसे मटेरियल जो ये डिफॉर्मेशन शो करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रीप मटेरियल्स, ठीक है, यानी वो क्रीप प्रॉपर्टी होती है उनकी, ठीक है। ये एक तरीके से क्रीप कर्व है, दिस इज कॉल्ड क्रीप कर्व। तो इसमें क्या हो रहा है? तो ये जो डायग्राम बनाए हैं ये डिफॉर्मेशन और टाइम के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो आपका जो मटेरियल है वो प्राइमरी कर्व क्रीप यहाँ शो कर रहा है, ये सेकेंडरी क्रीप शो कर रहा है और टर्चरी क्रीप शो कर रहा है। इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्राइमरी क्रीप क्या होता है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिक्रीजेज विद टाइम। प्राइमरी क्रीप कौन सा है? ये वाला, जब हमारा जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी क्रीप। यानी शुरुआत में वो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे सेकेंडरी क्रीप की। तो सेकेंडरी क्रीप में क्या होता है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज वेरी स्लो और ऑलमोस्ट, ये टेम्परेचर नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्लो स्टॉप, यानी जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो टोटल स्टॉप हो जाता है या स्लो हो जाता है, यानी ये इसलिए आप इस कर्व को कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म है ये कर्व इस टाइम पे। फिर आता है टर्चरी क्रीप। टर्चरी क्रीप क्या होता है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंक्रीज विद टाइम टिल फ्रैक्चर, यानी इस टाइम पे जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज करता है जब तक वो फ्रैक्चर नहीं हो जाता मटेरियल, ठीक है। अच्छा, एक टर्म यहाँ यूज होता है इस केस में, होमोलोगस टेम्परेचर। होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है? जब किसी मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी दैट इज कॉल्ड टीएम, यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट पे बता रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और हम अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें उसके हाफ की, यानी टेम्परेचर इज इक्वलेंट टू Tm/2, यानी उसके होमोलोगस टेम्परेचर के हाफ कर दें, मतलब होमोलोगस नॉट मेल्टिंग पॉइंट के हाफ कर दें, तो वो जो टेम्परेचर, सपोज किसी मटेरियल का टेम्परेचर मैंने ऐसे ही ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मान लो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर जो टेम्परेचर है अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस कह दूं तो वो होमोलोगस टेम्परेचर कहलाता है उस मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा क्रीप के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज फटीग। तो फटीग क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल विल डिफॉर्म अंडर एक्शन ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, यानी जब डिफॉर्मेशन किसी मटेरियल की फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से हो रही है तो वो प्रॉपर्टी फटीग
प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी उस जो मटेरियल है वो फटीग हो गया। किस वजह से हो गया? फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से फटीग हो जाना। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से क्या अप्लाई होता है? एक सडन फ्रैक्चर आ जाता है। क्या आ जाता है? सडन फ्रैक्चर। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल भी गिव ब्रिटल फ्रैक्चर अंडर फटीग, यानी अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड। यानी अगर आप बात करो कि डक्टाइल मटेरियल लाइक अगर आप किसी कॉपर वायर को अगर आप लेते हो और आपको क्या करना होता है उसमें, अब आप उसको उसमें एक तरीके से लाइक ये कॉपर वायर है और आप चाहते हो बीच से टूट जाए, मतलब तोड़ो, कैसे कैसे करोगे आप? दोनों को बीच से लेके यहाँ से फोर्स लगा दोगे इसका और इसका यहाँ से फोर्स लगा दोगे दोनों को, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि कुछ ही देर में क्या होगा, बिना इंडिकेशन के वो जो आपका वायर है वो आपका ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा और अल्टीमेटली फ्रैक्चर हो जाएगा। तो बिना किसी इंडिकेशन के वो इतनी जल्दी वो फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अगर आप उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगाते तो वो इतनी आसानी, पहले वो बहुत पतला होता, ठीक है, फिर और पतला होता, मतलब एक टाइम तक तो वो आपका अपनी पोजीशन में वापस आ जाता, फिर वो धीरे धीरे उसमें स्ट्रेचिंग होती और बीच में से वो आपको यील्ड पॉइंट आता, उसका अपर यील्ड पॉइंट आता, लोअर यील्ड पॉइंट आता, उसके बाद जाके वो आपका कहीं डिफॉर्म मतलब फ्रैक्चर आता। लेकिन अगर आप एक फ्लक्चुएटिंग लोड लगाओगे उसके ऊपर तो होगा क्या कि वो ब्रिटल फ्रैक्चर की तरीके से वो बिना इंडिकेशन के फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो अगर आपको टॉपिक में कोई भी जो भी अभी मैंने पढ़ाया या इससे पहले या जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था आपको, अगर उसमें अगर किसी को डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, इसमें मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, और मैं 5 बजे जो आपका टाइम होता है उस टाइम पर एक लाइव क्लास यानी गूगल मीट पर एक क्लास अरेंज कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा पर्सनली। ठीक है, और अब से हमारा यही शेड्यूल रहेगा कि वीक में मैं 3 डेज़ इस तरीके से मॉर्निंग में 8 o'clock आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा जो प्रीमियर होगा यहाँ पे। ठीक है, और आप उसको अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा और शाम को उसी दिन इवनिंग में हम उसके बेसिस में मतलब उस लेक्चर पे जो भी हमने डिस्कशन किया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन प्लीज़ कमेंट करिए इसमें, तो जब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, और अगर आप कोई कमेंट नहीं करेगा तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपका जो डाउट है वो डाउट ही रह जाएगा और वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी आप, एक तो जो 8 बजे जो मैंने अब टाइम बना दिया 8 से 9 ये प्रीमियर होगा। ठीक है, तो उस बीच में आप पढ़ लीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो इवनिंग में 5 बजे के टाइम पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो अब शाम को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।